नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पर करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने पिछले वीडियो के सवाल से। सवाल था हमारा कि दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर रेल टनल किस नदी के नीचे बनी है। चार विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें था कि नील नदी, यांगत्से नदी पर, अमेजन नदी पर या फिर डेन्यूब नदी पर। तो हाल ही की बात है, दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर रेल टनल की बात करें तो ये जो कि यांगत्से नदी सही हो जाएगा। यहाँ से इसमें बनी है यांगत्से नदी। ये चीन ने जो कि हाल ही में यांगत्से नदी के नीचे 11 किलोमीटर से अधिक लंबी हाई स्पीड अंडर वाटर रेल टनल जो कि संघाई चोंगमिंग ताइकोंग यांगत्से नदी सुरंग का निर्माण पूरा किया। यह जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेनों को नदी के नीचे से गुजरने की अनुमति देती है और इसे दुनिया की सबसे लंबी, बड़ी व अंडर वाटर नदी क्रॉसिंग हाई स्पीड रेल सुरंगों में से भी एक माना जा रहा है। ठीक है, तो ये थी अगले वीडियो की सवाल। शुरू करते हैं आज के सवाल से। चलिए, तो आज का सवाल है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। चार विकल्प है, जिनमें से है कि 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल को या फिर 24 अप्रैल को। तो ये 23 अप्रैल को जो कि हर वर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। सही विकल्प हो जाएगा 23 अप्रैल। इस दिन को जो कि यूनेस्को ने शुरू किया था ताकि लोगों में किताबें पढ़ने की आदत बढ़े और लेखकों का सम्मान किया जा सके। वहीं यह दिन जो कि पढ़ाई, ज्ञान, इन सभी को बढ़ावा देता है। और 23 अप्रैल ही आखिरकार इस दिन क्यों चुना गया, क्योंकि यह महान लेखकों में जो कि विलियम शेक्सपियर और मिगुएल डे सर्वेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस दिन कॉपीराइट के बारे में भी जागरूकता फैलाई जाती है ताकि लेखकों के अधिकार सुरक्षित रहें। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम भारत में कब से लागू होंगे। जिनमें से चार विकल्प दिए हैं कि 22 अप्रैल से, 1 मई से, 15 मई से, फिर या फिर 1 जून से। सही विकल्प होगा 1 मई से। 1 मई से ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम भारत में लागू होंगे। इसका मतलब है कि भारत सरकार ने जो कि ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ये नियम लागू किए हैं। ठीक है, इन नियमों के तहत क्या होगा कि कौन सा गेम सही है, कौन सा पैसा कमाने वाला जोखिम भरा गेम है, इनसे फर्जी गेम्स, ऑनलाइन फ्रॉड, ठगी और गलत ऐप्स पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इस नियम के तहत ये होंगे। और सरकार ने जो कि यूजर्स की सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दिया और वहीं अब गेमिंग प्लेटफॉर्म को डेटा सुरक्षा, शिकायत निवारण और जो कि पारदर्शिता के नियमों का पालन करना होगा। इसमें क्या है कि इन नियमों से बच्चों और युवाओं को गेमिंग की लत, जो कि आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव से बचाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। दिन भर की उनकी लत जो गेमिंग की होती है, उनसे रोकना होगा। वहीं साथ ही यूजर्स की सुरक्षा, डेटा प्रोटेक्शन और शिकायत निवारण की व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी। इन सबसे क्या होगा कि साथ ही जो अच्छे गेम्स हैं जैसे ई स्पोर्ट्स और अच्छे ऑनलाइन गेम्स, उन्हें बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत गेमिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अटल पेंशन योजना, जिसे शॉर्ट में एपीवाई बोलते हैं, इसने कुल कितने नामांकन का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चार विकल्प दिए इसमें, जिनमें से 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ या फिर 10 करोड़। तो अटल पेंशन की बात करें इस योजना के, इसने कुल कितने जो कि नामांकन बनाए, तो 9 करोड़। अटल पेंशन योजना ने जो कि अप्रैल 2026 तक 9 करोड़ नामांकन का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। यह योजना जो कि खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटे कामगारों के लिए जो कि शुरू की गई थी।
और इसमें क्या है कि यह योजना कब से शुरू की गई थी, अटल पेंशन की इसकी बात करें तो 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, ताकि लोगों को बुढ़ापे में ऐसे आर्थिक सहारा मिल सके। और इसमें जो कि 18 से 40 वर्ष तक की जो कि तक का था, ये तक का कोई भी भारतीय नागरिक जोड़ सकता था। वहीं इस परियोजना में जो कि हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता है, और इसके बाद जो कि इसके बदले 60 साल बाद उसके उम्र के बाद सरकार की ओर से जो कि 1,000 या 5,000 में से मासिक पेंशन भी मिलती है। अगर योजना से जुड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती मान लो, तो पेंशन उसके पति या पत्नी को मिलती है, और दोनों की अगर मृत्यु हो गई तो बाद में जो नामनी में होते हैं उनको दे दी जाती है राशि, जमा राशि। इस योजना की जो कि सफलता ये बताती है कि अब लोगों में कि अब लोग अपने भविष्य और परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 4 विकल्प दिए इसमें, जिनमें से जे संतोष कुमार, नरेंद्र मोदी, अभय सिंह या फिर शीतल देवी को। तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया जे संतोष कुमार को। अप्रैल 2026 में जो कि यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ये भारत के पूर्व सांसद हैं, जो कि जे संतोष कुमार को ग्लोबल ग्रीन आइकन सम्मान दिया गया। उन्हें यह सम्मान क्यों मिला? तो उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण बड़े स्तर पर जो कि वृक्षारोपण और प्रकृति को बचाने के लिए किए गए कार्यों के कारण मिला है। जे संतोष कुमार की बात करें तो जे संतोष कुमार ग्रीन इंडिया चैलेंज के संस्थापक हैं, और इस अभियान के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को पेड़ लगाने और पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित किया। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? 4 विकल्प है, फ्रांस, रूस, अमेरिका या फिर इजराइल में, जिनमें से सही विकल्प होगा रूस। क्योंकि हाल ही में ये चर्चा में रही R-37M मिसाइल ये रूस द्वारा विकसित की गई है, और यह एक जो कि आधुनिक हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह लंबी दूरी से दुश्मन के विमान को निशाना बना सकती है। वहीं यह मिसाइल जो कि लगभग 300 से 400 किलोमीटर तक मार सकती है, बहुत तेज गति से उड़ सकती है, ये सभी उसकी विशेषताएं हैं। और इसकी गति जो कि मैक 6 से अधिक बताई जाती है। इसे अवॉक्स किलर भी कहा जाता है, क्योंकि यह दुश्मन की रडार विमान, टैंकर विमान और बड़े हवाई लक्ष्यों को भी नष्ट कर सकती है। और जो कि भारत इस मिसाइल को अपनी वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों में लगाने की योजना बना रहे हैं। इससे क्या होगा कि इससे भारत की हवाई ताकत और सुरक्षा और भी मजबूत होगी। अगला प्रश्न है कि 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 4 विकल्प दिए हैं इनमें, जिनमें से हैं दुबई, नई दिल्ली, ताशकंद या फिर दोहा। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी जो कि ये करेगा ताशकंद, सही विकल्प हो जाएगा ताशकंद। यह प्रतियोगिता कब से आयोजित होगी? तो ये जून 2027 से आयोजित होगी, और यह पहली बार होगा जब मध्य एशिया में इस बड़े पैरा स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन किया जाएगा। इससे ताशकंद और उज्बेकिस्तान की खेल सुविधाएं और जो कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन क्षमता को मान्यता मिली है। और यह चैंपियनशिप किसके लिए? तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, और यह आयोजन जो कि समावेशिता, खेल भावना और प्रतिभा को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्पेस टेलीस्कोप की अंतिम असेंबली पूरी होने की घोषणा की गई है? कुछ विकल्प दिए इसमें, जिनमें से देखते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप या नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप या फिर चंद्रयान ऑर्बिटर। सही विकल्प होगा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, क्योंकि नासा ने हाल ही में नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की अंतिम असेंबली पूरी होने की घोषणा की है। इसे मैरीलैंड के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में तैयार किया गया है।
यह टेलीस्कोप जो कि अंतरिक्ष के बड़े हिस्सों की तस्वीरें लेने और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगा। और इसकी खास बात यह है कि यह हबल टेलीस्कोप में कई बड़े क्षेत्र को बहुत तेजी से स्कैन कर सकता है। और बात करें अगर इस मिशन के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और नए एक्सप्लोप्लैनेट्स की खोज करना। वहीं इसे भविष्य में जो कि स्पेस फॉल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, जो कि यह अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन माना जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हैदराबाद में जिस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ, वे किस राज्य से संबंधित थे? कुछ राज्यों के नाम दिए इसमें, जिनमें से है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। सही विकल्प होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि हाल ही में नांदेड़ला भास्कर राव का हैदराबाद में निधन हुआ। ये है नांदेड़ला भास्कर राव, जो कि ये अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और ये 1984 की जो कि राजनीतिक घटनाओं के कारण काफी चर्चित में रहे, क्योंकि उस समय उन्होंने कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री पद संभाला था। इनका कार्यकाल केवल 31 दिनों का ही था, जो राज्य के सबसे छोटे कार्यालयों में से एक माना जाता है। बात करें नांदेड़ला भास्कर राव की, तो इनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। वहीं वे कांग्रेस तेलुगु देशम पार्टी, मतलब शॉर्ट में इसे टीडीपी बोलते हैं, जैसे तेलुगु देशम पार्टी, और बाद में भाजपा से भी जुड़े रहे। इनका निधन जो कि भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय के अंत के रूप में भी देखा जा रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे शॉर्ट में एएसआई बोलते हैं, ने किस विश्व धरोहर स्थल पर जीर्णोद्धार परियोजना शुरू की? चार विकल्प हैं। अजंता गुफाएं, कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो का मंदिर या फिर ताजमहल। सही विकल्प को बताना है हमें, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो कि उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर में संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया। वहीं ये मंदिर के जगमोहन भाग में जो कि वर्षों पहले भरी गई रेत को अब वैज्ञानिक तरीके से हटाया जाएगा, ताकि मंदिर की मजबूती और संरचना को सुरक्षित रखा जा सके। आसान भाषा में कहें अगर, कि इस मंदिर के अंदर एक हिस्सा जिसे जगमोहन कहा जाता है, वो अंग्रेजों ने लगभग 100 साल पहले मंदिर को गिरने से बचाने के लिए इसमें रेत भर दी थी। उस समय यह सही उपाय था, लेकिन अब क्या है कि अब आधुनिक तकनीक की मदद से एएसआई उस रेत को धीरे धीरे निकाल रहा है, ताकि मंदिर की असली संरचना को देखा जा सके और उसे मजबूत बनाया जा सके। अगर बात करें एएसआई की, मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, ये क्या करता है, तो ये दीवार में रास्ता बनाकर अंदर पहुंचेगा। वही मशीन से सावधानी पूर्वक ड्रिलिंग करेगा, मतलब, और रेत को हाथों से निकाला जाएगा, जिससे पूरे मंदिर की मजबूती पर नजर भी रखी जाएगी। वही बात करें अगर ये कोणार्क सूर्य मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है। वहीं इसे रथ के आकार में बनाया गया है, जो कि यह अपनी सुंदर नक्काशी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण जो कि 13वीं शताब्दी में हुआ था। ये कुछ बातें थी कोणार्क मंदिर से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने कौन सी प्रतियोगिता शुरू की है? चार विकल्प है। इंडिया फिल्म फेस्ट, वीएम फ्रेम्स, भारत क्रिएटिव मिशन या फिर युवा कला योजना। तो अगर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने कौन सी प्रतियोगिता शुरू की, तो ये शुरू किया है वीएम फ्रेम्स। सही विकल्प हो जाएगा वीएम फ्रेम्स, क्योंकि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर वीएम फ्रेम्स नाम की राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता शुरू की है। वहीं इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है कि लोगों, खासकर युवाओं को देशभक्ति, संस्कृति और भारत की भावना को वीडियो मतलब कि जैसे छोटे रील्स और एआई आधारित कुछ, जैसे एआई से बनाई गई फिल्में, और वहीं लघु फिल्में मतलब कि जैसे शॉर्ट्स फिल्म हो गए, इन सभी के माध्यम से दिखाने।
ठीक है। आखिर क्यों खास है इतना यह वंदे मातरम? तो ये वंदे मातरम के सम्मान में शुरू की गई है ये वीएम प्रेम्स। वही युवाओं को अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका मिलेगा और उन्हें बड़े जो कि बड़े इनाम भी दिए जाएंगे। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में किस राज्य ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? चार विकल्प है: गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर बिहार। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही कमेंट भी करें आपकी वीडियो कैसी लगी। उसके साथ ही हमारा एक युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करेंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर ले। इन सभी के सोशल मीडिया लिंक और युक्ति आईएएस ऐप के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।